Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड पढ़ते हैं। दिस इज द क्लासिकल मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन कि डिजीज कैसे डेवलप होता है। डिजीज 3 फैक्टर से डेवलप होता है एंड उन 3 फैक्टर्स को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 एजेंट होता है, ये वो फैक्टर है जो डिजीज करवाएगा। नंबर 2 होस्ट होता है, होस्ट ये ह्यूमन होते हैं, ये एनिमल होते हैं जिनको डिजीज होता है। और तीसरा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये वो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है जो एजेंट और होस्ट का इंटरेक्शन करवाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं एजेंट। एजेंट वो फैक्टर जो डिजीज करवाता है। अब जो एजेंट होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरसेस का इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, क्लियर, फंजाई का हो सकता है। ठीक हो गया। केमिकल एजेंट्स के अंदर एग्जाम्पल आती है, कोई टॉक्सिन्स है, कोई अल्कोहल बंदा खाता है या पीता है, या स्मोकिंग है। फिजिकल के अंदर, फिजिकल एजेंट्स के अंदर आपका रेडिएशन आ जाता है, नॉइस शोर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। और लास्ट में आता है न्यूट्रिशनल। अब न्यूट्रिशनल के अंदर न्यूट्रिएंट के ज़्यादा होने की वजह से भी डिजीज़ हो सकता है, न्यूट्रिएंट के कम होने की वजह से भी डिजीज़ हो सकता है। न्यूट्रिएंट का ज़्यादा होना, ओबेसिटी, कम होना, कोई डेफिशिएंसी। क्लियर। तो ये था एजेंट के बारे में। होस्ट एक ऐसा ह्यूमन या एनिमल है जो डिजीज डेवलप करता है। अब जो होस्ट के फैक्टर्स हैं ये क्या डिटरमिन करते हैं? ससेप्टिबिलिटी को। मतलब अगर होस्ट इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर होस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इन्फेक्शन होगा। अभी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एज, अगर एक्सट्रीम ऑफ एज होगी, छोटा इन्फेंट है या बूढ़ा पेशेंट है तो इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। नंबर 2 सेक्स, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है। जेनेटिक्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं, जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं वो मलेरिया से बच जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन दे देती है जेनेटिक्स। इम्यूनिटी, अगर आप वैक्सीनेशन लगाओगे तो आपको इम्यूनिटी होगी, डिजीज नहीं होगा। न्यूट्रिशन, अगर आप मैल नरिश हो तो आप में इम्यूनिटी कम है, आप में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। आपका बिहेवियर ख़राब है, पुअर बिहेवियर है, तो उसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल ख़राब है और आपका इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गया है, मतलब डिजीज़ के चांसेस बढ़ गए हैं। लास्ट में आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये वो एक्सटर्नल कंडीशंस है जो इंटरेक्शन को बढ़ा देती है। अब ये इन्वायरमेंट 3 तरह का होता है। फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आपका क्लाइमेट आ जाता है, आपके सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल में जैसे इंसेक्ट के वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट्स के वेक्टर जैसे मॉस्क्यूटो, फ्लाई, टिक्स वगैरह, ये डिजीज़ को ट्रांसमिट वगैरह कर देती है। लास्ट में सोशियो इकोनॉमिक है। सोशियो इकोनॉमिक में फॉर एग्जांपल जो पुअर लोग होते हैं, पॉवर्टी वाले एरिया में या ओवर क्राउडेड एरियाज़ में टीबी काफ़ी कॉमन होता है। दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो डिजीज़ ऐसे होगा जब ससेप्टिबल होस्ट किसी एजेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंपोनेंट मिस हुआ तो डिजीज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये सवाल आएगा कि मलेरिया का एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बताइए। तो मलेरिया का जो एजेंट है दिस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इसका जो होस्ट है वो ह्यूमन है, और इसका जो इन्वायरमेंट है, मलेरिया वाला मच्छर गंदे पानी में रहता है, स्टैग्नेंट वाटर है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को इन्फेक्शियस डिजीज मॉडल भी कहते होते हैं। क्लियर। एंड दिस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह, उनके लिए जो यूज होता है टर्मिनोलॉजी, दिस इज कॉल्ड वेब ऑफ कॉजेशन। वेब इज जाला या फिर व्हील मॉडल भी कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर। तो किसी एक फैक्टर को भी आप खराब कर दो, होस्ट, इन्वायरमेंट, एजेंट को, तो डिजीज नहीं होगा। दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आइसबर्ग फिनोमिना। अब आइसबर्ग फिनोमिना में मेरे पास डायग्राम नहीं है, लेकिन आइसबर्ग में ये होता है कि एक पानी है, पानी के ऊपर एक आइसबर्ग होता है और आइसबर्ग के कुछ पार्ट होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो
आइसबर्ग एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइसबर्ग के अंदर यह है कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर होता है और इस बर्फ के टुकड़े के दो पार्ट होते हैं। एक इसकी टिप होती है जो आपको नजर आ रही है और दूसरा इसका वो पोर्शन है जो डूबा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सबमर्ग्ड पोर्शन, जो डूबा हुआ है, या इसको हम हिडन पोर्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिडन पोर्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो केसेस देखते हैं क्लिनिकल लाइफ के अंदर, जो हमें नज़र आते हैं, वो असल में जो आइसबर्ग का टिप होते हैं और जो बहुत बड़ा पोर्शन जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता, दिस इज़ द हिडन पोर्शन, जो कि डूबा हुआ पोर्शन होता है। तो जो आइसबर्ग है उसके दो पार्ट होते हैं, टिप होता है और सबमर्ग्ड पोर्शन होता है। जो टिप होता है दिस इज़ द विजिबल पोर्शन। जो टिप होता है ये शो करता है क्लिनिकली अपीरेंट केसेस, वो केसेस जो हमें क्लिनिकली नज़र आते हैं। दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट सीवियर हॉस्पिटलाइज्ड है, सीवियर केस है, हॉस्पिटलाइज फैटल केस है, वो इसी में आते हैं। अब ये केस थोड़े आसान होते हैं, नज़र आ जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू वाला पेशेंट है, हमें नहीं पता लगेगा कि उसको डेंगू है, लेकिन जब उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर डेवलप हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि वाकई में उसको डेंगू हो गया है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ है, वो अपने आप को एज इट इज़ फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब उनका जो मेजर पोर्शन है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। दिस इज कॉल्ड हिडन पोर्शन। क्लियर? अब हिडन पोर्शन के अंदर आपके वो केस आते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल, एसिम्प्टोमेटिक केसेस इसमें आते हैं, माइल्ड केसेस इसमें आते हैं, अनडायग्नोस जिनको आप डायग्नोस नहीं किया वो इसमें आते हैं, कैरियर इसमें आते हैं, सब क्लिनिकल केसेस इसमें में आते हैं। अब एग्जाम में सवाल ये आता है कि कौन सा पोर्शन बड़ा है, तो दिस इज़ द हिडन पोर्शन, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल, डेंगू का एसिम्प्टोमेटिक केस है तो आपको कभी भी डायग्नोस नहीं होने वाला। सही हो गया। फॉर एग्जांपल, जो पोलियोमाइलाइटिस है, ओनली 1% ऑफ द पोलियो हैव द पोलियोमाइलाइटिस। बाकी जो 99% जो पोलियो का इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है, नज़र ही नहीं आता। अब जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो हमें कैसे पता लगेगा? जब हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस कराएगा या लीवर फेल करा देगा। लेकिन जब हेपेटाइटिस बी का कैरियर होगा वो हिडन पोर्शन के अंदर होगा। अगर टीबी का इन्फेक्शन है, अगर टीबी कफ हिमोप्टिसिस करवाएगा तो हमें नज़र आएगा, अगर नहीं करवाएगा तो हमें नज़र नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर ये याद रखना है कि इसका जो टिप होता है वो क्लिनिकल केसेस है, जो इसका बेस होता है वो सब क्लिनिकल कैरियर या लेटेंट केसेस होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है? ये वाला हिडन पोर्शन है, क्योंकि इसी पोर्शन की आपने स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के अंदर आप इसी पोर्शन को ही डिटेक्ट करते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट आइसबर्ग फिनोमिना।